दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज का ये एडवांस कोर्स आपको फ्री में दे दिया गया है। वैसे ये कोर्स 3 मंथ का होता है जिसमें मैं 1 मंथ की फीस तकरीबन 10,000 चार्ज करता हूँ, लेकिन एक बहन की फरियाद पर ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री दे दिया गया है। इस कोर्स को पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका भी आपको बता देता हूँ जो मैं पेड क्लासेस में अप्लाई करता हूँ। ये तरीका 2 शराइत पर मुश्तमिल है। पहली शर्त तो ये है कि आपने हर लेक्चर पूरा देखना है। पहले 2 से 3 लेक्चर ऐसे होंगे जो कि आपको आधे समझ आएंगे या आधे से भी कम समझ आएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको चौथा या 5वां लेक्चर इंशाल्लाह पूरा का पूरा समझ में आएगा। बट शर्त यह है कि आपने पहले 3-4 लेक्चर्स पूरे देखने हैं और समझने हैं। दूसरी शर्त यह है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं आप कॉपी पेंसिल पकड़ें और उसे नोट करते जाएं। जो चीज समझ में ना आए आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप ये दोनों शर्तें पूरी नहीं करते तो आप ये कोर्स छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आपके इंग्लिश सीखने या ना सीखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये लफ्ज़ जो इंग्लिश है ना, ये गलत है। असल इसकी प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश, 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 इंग्लिश। इंग्लिश नहीं कहना, इंग्लिश कहना है। उसके बाद हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। सॉरी, हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई है। जैसा कि ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, इसी तरह ही कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज भी किसी बंदे ने डिज़ाइन की है, किसी बंदे ने बनाई है। जिस बंदे ने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है उस बंदे का नाम है जोफ्रे चासर। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप कहेंगे जोफ्रे चासर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में है क्या, ये कैसे समझी जाती है, इसकी साइंस क्या है? ABCDEFGH, ये असल में ये क्या है? ये इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की साइंस है। साइन का मतलब होता है SIGN, साइन मतलब अलामत। तो ये अलामतें हैं इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की। आप इस बात को ऐसे समझ लें कि जैसे हम उर्दू को समझने के लिए ABC का सहारा लेते हैं, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, उर्दू लैंग्वेज को समझने के लिए हम अलिफ बे का सहारा लेते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए हम ABC का सहारा लेते हैं। अब जो ABC है, ये भी अलामात हैं। इनकी मदद से हम समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, और जो अलिफ बे पे है उनकी मदद से हम समझते हैं उर्दू लैंग्वेज को। अच्छा, यहाँ पर इनकी प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट आपको आती होगी, लेकिन 2-3 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर बच्चे गलत करते हैं। सबसे पहले है H, इसे आपने H नहीं पढ़ना, H। इसे आपने K नहीं पढ़ना, इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है K, जैसा कि किंग। ठीक है, इसी तरह ही ये वाला लफ्ज जो है इसे पढ़ेंगे फी। हे जो होती है ना आंखों वाली, उसकी आवाज आएगी फी, जैसा कि पावर। इसी तरह ही इसे पढ़ेंगे टी, जैसा कि टाइम, टेबल, टीचर। ओके। अच्छा, अगर तो ABC सारी एक लाइन में लिखी हो, एक सीक्वेंस में लिखी हो, तो उससे हम कहेंगे अल्फाबेट।
अगर ये अलग अलग लिखी हुई है, एग्जाम्पल ले लें, किसी जगह सी लिखा हुआ है, किसी जगह आर, किसी जगह टी, किसी जगह एफ, किसी जगह आई, तो फिर ये क्या है? फिर हम इन्हें कहेंगे लेटर्स। लेटर्स। एक तो वो लेटर होता है जो डाकिया लेकर आता है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज की जो अलामतें होती हैं उनको भी लेटर्स कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब टोटल लेटर्स 26 हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 26 लेटर्स हैं। इनमें से अब इनकी किस्में बनती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहली किस्म है वाउल लेटर्स। वाउल लेटर कौन से हैं, क्या होते हैं, इनका क्या यूजेज है, ये सब कुछ सीखेंगे। इसके बाद सेमी वाउल, ये कौन से लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स, ये कौन से लेटर्स होते हैं, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। इसे आपने पढ़ना है वाउल लेटर। वाउल लेटर्स, ठीक है। लेटर भी ज्यादा है तो लेटर्स, एक है तो लेटर। वाउल लेटर। देयर आर 5 वाउल लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वाउल लेटर्स हैं। वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। अच्छा, इनको वाउल लेटर क्यों कहते हैं? ये जो लफ्ज है ना वाउल, ये निकला है वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड का मतलब होता है गला। तो जिनकी आवाज जस गले से आए, सिर्फ गले से आएगी, उन्हें हम कहेंगे वाउल लेटर्स। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? आपके सामने 5 लिखे हुए हैं लेटर्स। इनको आप पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ना तो इनकी प्रोनाउंसिएशन करते वक्त गले से आवाज आएगी, ना लिप्स हरकत करेंगे, ना दांत हरकत करेंगे, और ना ही जुबान हरकत करेगी। सिर्फ और सिर्फ गले से आवाज आएगी। वाउल लेटर्स। तो जिनकी आवाज गले से आएगी उन्हें हम कहेंगे वाउल लेटर्स। अच्छा, अब एक दफा इसको स्किप करें, इसको समझते हैं, फिर ये जल्दी समझ आएंगे। अच्छा, ये हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। 2 लेटर्स सेमी वाउल लेटर्स हैं, ठीक है। पहले इनकी जो है ना वो तकसीम तो पूरी करें। 5 वाउल लेटर्स, 2 सेमी वाउल्स और 19 कॉन्सोनेंट लेटर्स। टोटल कितने लेटर्स हो गए? 26। अच्छा, 5 लेटर्स वाउल्स लेटर हो गए। अब समझते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स को। कॉन्सोनेंट लेटर्स 19 हैं। इनको कॉन्सोनेंट, ठीक है, इसे अपने कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना। हो सकता है आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन करने में परेशानी आए, तो इसे आपने पढ़ना है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ये टोटल 19 लेटर्स हैं। अब इनको कॉन्सोनेंट लेटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको अदा करते हैं, जुबान से पढ़ते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। या तो जुबान हरकत करती है, या दांत हरकत करते हैं, या लिप्स हरकत करते हैं। इन 3 चीजों में से एक चीज लाजमी हरकत करेगी। इसी वजह से इन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। अच्छा, ये जो वाउल्स लेटर्स है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में इनका बहुत ही अहम रोल है। वाउल लेटर के बगैर इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी वर्ड नहीं बनता।
अगर किसी लेटर में आपको अगर किसी लफ्ज़ में आपको वाउल लेटर नज़र नहीं ना आ रहे तो आप यूं समझ लें कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। अच्छा, ये जो दो लेटर्स है ना सेमी वाउल्स लेटर, इनको सेमी वाउल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एज अ वाउल लेटर भी काम करते हैं और एज अ कॉन्सोनेंट लेटर भी काम करते हैं। अब जैसे होता है ना सेमी फाइनल, इसी तरह सेमी वाउल है, यानी कि आधे उधर हैं और आधे उधर हैं। ठीक है, चलें जी, आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जब लेटर्स आपस में मिलते हैं ना तो ये बनाते हैं वर्ड। जब वर्ड बनता है ना तो फिर वर्ड की किस्में बनती हैं। जब वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो फिर बनेगा फ्रेज, फ्रेज और वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो बनेगा सेंटेंस, सेंटेंस से बनेगा टेंस। ठीक है, तो इस तरह ये पूरी चेन चलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी ऐसे ही होंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स मतलब हिस्से, ऑफ के तीन मतलब होते हैं, का, की, के, और स्पीच का मतलब होता है तकरीर, यानी कि एक तकरीर के हिस्से। अगर आप इसको ओवरऑल समझे ना कि ओवरऑल ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक ये क्या चीज़ है, कि ये क्या बला है, तो इसमें सबसे जो सादा डेफिनेशन होगी ना वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी तरह के अल्फाज होते हैं। आप इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, या मैं आपको इस तरह कहूँ कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाज की अक़साम। ये जो टॉपिक बनेगा ना, इस टॉपिक को नाम दिया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी तरह के अल्फाज हो सकते हैं, इस टॉपिक को नाम दे देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ये 9 तरह के होते हैं और कुछ लोग कहते हैं 8 तरह के होते हैं। सॉरी, हम 9 के 9 ही पढ़ लेते हैं, मुद्दा ही ख़त्म हो, एक रह ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास नाउन। नाउन क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में किसी शख्स का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, किसी चीज़ का नाम आ जाएगा तो उससे हम कहेंगे ये एक नाउन है। अब इसको थोड़ा सा खोल कर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह किसी शख्स का नाम लिखा हुआ है, यानी कि आपके सामने एक स्पीच आई है, एक पैराग्राफ आया है, उसमें एक शख्स का नाम लिखा हुआ है या एक जगह का नाम लिखा हुआ है या किसी चीज़ का नाम लिखा हुआ है, तो आपके माइंड में डायरेक्टली ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो नाम, जगह या चीज़ है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाज की जो टाइप्स हैं उनमें इसे नाउन कहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लें, एक सेंटेंस है अली इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर जो अली है, अली क्या है? अली एक शख्स का नाम है। ठीक है, अली एक लड़के का नाम है, लड़का, लड़की, जो भी होगा ना, किसी भी शख्स का नाम है। ठीक है, बुढ़ा है, बुढ़ी है, औरत है, जो भी है, बंदी है, बंदा है, जो भी किसी शख्स का नाम लिखा हुआ है किसी जगह, तो वो हम उसे नाउन में ही कंसीडर करेंगे। ऐसे ही अगर किसी जगह सिटी का नाम लिखा हुआ है, कोई किसी गांव का नाम लिखा हुआ है, किसी खास लोकेशन का नाम लिखा हुआ है, किसी स्ट्रीट का नाम लिखा हुआ है, सपोज करें एक जगह लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो ये भी क्या है? ये भी एक नाउन होगा क्योंकि पाकिस्तान जगह का नाम है। इसी तरह ही अगर किसी जगह लिखा हुआ है वर्ल्ड, लिखा हुआ है लफ्ज़
वो भी क्या है, वो भी नाउन ही है। अब वर्ल्ड से आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान भी नाउन ही है। अब पाकिस्तान से आगे लाहौर लिखा हुआ है, लाहौर शहर है, ये भी एक नाउन है। अब उससे आगे लिखा हुआ है पत्तों की लिखा हुआ है, वैसे मैं भी पत्तों की से ही हूँ, तो पत्तों की क्या है, पत्तों की भी एक नाउन ही है। अब किसी जगह लिखा हुआ है बल्लो की चक 30, गांव का नाम है, तो ये भी एक नाउन ही है। मैंने अपने एड्रेस में आपको पूरा समझा दिया है कि ये एड्रेस क्या है, ये एड्रेस एक नाउन है। इसी तरह ही किसी जगह किसी भी चीज़ का नाम लिखा हुआ है, खाए वो जानदार है या बेजान है, कोई पत्थर है, जिस चीज़ का भी कोई पूरी कायनात में नाम है ना, उसे किसी नाम से पुकारा जाता है, वो क्या है, वो भी नाउन ही है। जैसे मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये लैपटॉप जो है वो नाउन है। मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, मैंने हैंड फ्री लगाई हुई है, ये भी क्या है, ये भी एक नाउन है। इसी तरह ही पेन, पेंसिल, मार्कर, शार्पनर, ये वो सब कुछ जो है ना, ये सारे के सारे नाउन में आएंगे। आई होप कि नाउन तो आपको अंडर कट बल्कि क्लियरली समझ आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार, पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल आसान है, बच्चों वाले हैं, बस आपने थोड़ा सा ना माइंड ओपन करके रखना है। अब ये जो प्रोनाउन है ये क्या है, जो लफ्ज़ नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाएगा ना, उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। अब इसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इतना मुश्किल है भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह अली लिखा हुआ है, अली इज़ अ गुड बॉय। अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँगा तो मैं कहूँगा ही लिव्स इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहता है। अब मैंने अली के नाम की जगह ही यूज़ किया है ना, ये जो ही है ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि अली एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट कह रहा हूँ, नाउन है, सब्जेक्ट भी वैसे हो सकता है, वो आपको फिर कभी समझाऊंगा। सब अली एक नाउन है, और नाउन की जगह मैंने ही यूज़ कर लिया, इस वजह से ही प्रोनाउन है। इसी तरह ही शी, अब किसी जगह लड़की का नाम लिखा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो उसकी जगह हम शी यूज़ करेंगे। अब आपको ना मैं एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अब हम स्कूल लिखते हैं ना, माई स्कूल ऐसे लिखते हैं, सभी ने लिखा होगा। हम पहली लाइन में बता देते हैं माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल फलां फलां फलां। उसके बाद हम क्या करते हैं, इट हैज़ 20 रूम, इट हैज़ 20 टीचर्स, इट हैज़ 2 वॉशरूम्स। अब ये जो हमने इट यूज़ कर रहे हैं ना, ये हम स्कूल के नाम की जगह यूज़ कर रहे हैं। तो इट यहाँ पर क्या है, इट यहाँ पर प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि ये हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन ये सारे ये जो लिखे हुए हैं ना, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे के सारे तकरीबन यही प्रोनाउंस जो है ना वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा चंद ही हैं जो यूज़ किए जाते होंगे। और अच्छा, नाउन भी हो गया, किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह यूज़ किया जाए। अब आ जाएं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है, वर्ब कहते हैं कोई भी काम, कोई भी हरकत जो हो रही है ना, उसे हम कहेंगे वर्ब। कोई भी काम, कोई भी हरकत हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्या है, एक काम है ना, तो ये क्या है, ये एक वर्ब है। इसी तरह ही आप देख रहे हैं, देखना क्या है, देखना भी एक वर्ब है, एक काम है। इसी तरह ही आप लिख रहे हैं, लिखना क्या है, लिखना भी एक काम है। इसी तरह ही आप मोबाइल चला रहे हैं, चलाना क्या है, चलाना एक वर्ब है, एक काम है। अब यहाँ पर आपको एक मज़े वाली चीज़ बताऊं, उर्दू तर्जमे के यानी कि एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में, अगर हम उसका तर्जमा करें और उसके एंड पर नून अलिफ ना आ जाए, जैसे कि खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, तो ये जो नून अलिफ ना आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये एक वर्ब है।
वैसे भी कोई लफ्ज़ इंग्लिश लैंग्वेज में किसी जगह लिखा हुआ है और वो आपको हरकत शो कर रहा है, कोई उसमें हलचल हो रही है, तो वो क्या है, वो एक वर्ब है। जैसे कि ईट खाना, रन दौड़ना, राइट लिखना, इसी तरह ही स्लीप सोना, डाई मरना, ये सारे के सारे काम है। तो ये वर्ब जो होगा ना उसमें कोई ना कोई हरकत शो की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, इससे अपने एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, डी साइलेंट है इधर। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं, जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी बयान करे ना, ठीक है, वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बिल्कुल सादा अल्फाज में समझा रहा हूं, अली है, हम कह दें अली, चले छोड़े, हम कह दें कि कोई और नाम ले लें, जैसे फरहान है, फरहान इज अ स्मार्ट बॉय, मैं स्मार्ट कह देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो स्मार्ट है ये क्या कर रहा है, ये फरहान की एक तारीफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्ट क्या होगा, क्योंकि ये नाउन को जाहिर, नाउन की खूबी बयान कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इसी तरह ही मैं कह दूं कि उस्मान इज बिग, उस्मान बड़ा है, तो यहाँ पर बिग क्या है, बिग उस्मान की खूबी बयान कर रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव में आएगा। इसी तरह ही रेड है, मैं कह दूं कि शी इज रेड, वो रेड है। ठीक है, अब ये जो शी है ये रेड है, तो रेड ये शो कर रहा है कि शी जो है वो रेड है। ठीक है, इस वजह से शी क्या होगी, शी सॉरी रेड जो होगा वो होगा एडजेक्टिव, क्योंकि वो शी की खूबी बयान कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ही कोई भी लफ्ज अगर नाउन या प्रोनाउन की खूबी बयान करे उससे हम कहेंगे एडजेक्टिव। नाउन किसी शख्स, चीज या जगह का नाम, प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, वर्ब कोई भी हरकत, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी जाहिर करे। अब आ जाए एडवर्ब। एडवर्ब भी बिल्कुल ही सादा है। अगर कोई ऐसा लफ्ज आपको नजर आ जाए जो वर्ब की खूबी या खामी बयान कर रहा हो, ठीक है, वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। अच्छा, मजे की चीज ये देखें, नाउन या प्रोनाउन की खूबी बयान करने वाला एडजेक्टिव और वर्ब की खूबी बयान करने वाला एडवर्ब, बिल्कुल ही आसान है। अच्छा, मजे की चीज इसमें यह है कि अगर किसी लफ्ज के एंड पर आपको एल वाई नजर आ जाएगा ना, तो आपने आंखें बंद करके समझ लेना है कि ये एक एडवर्ब है। इसी तरह ही अगर किसी लफ्ज से पहले सो आ जाए, वेरी आ जाए, वेल आ जाए, तो ये भी क्या है, वेल कभी कभी होगा, लेकिन सो और वेरी ये हर जगह ही तकरीबन होगा। और जो एल वाई है ये तो पक्की और ख़ास निशानी है कि ये वाला जो लफ्ज़ है ये एक एडवर्ब है। अब यूँ इसको याद कर सकते हैं कि जो वर्ब की खूबी या खामी बयान करे वो होगा एडवर्ब। बिल्कुल ही सादा डेफिनेशन समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या है, नाउन प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक शो करे, यानी कि एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन का या प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक शो कर रहा है, वो क्या होगा, वो होगा नाउन। अच्छा, ये जो आपको जितने भी वर्ड्स नजर आ रहे हैं, एट, इन, ऑन, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्रपोजिशन है। ठीक है, बस ये याद रख लें कि नाउन या प्रोनाउन का जो ताल्लुक होगा, जो लफ्ज उसको जाहिर करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, वो होगा प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन, 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 ये क्या करता है, जो दो जुमलों का आपस में ताल्लुक शो करेगा ना, वो होगा। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे।
कंजंक्शन, जैसे एंड, बट, बिकॉज। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको आ रही होगी। प्रपोजिशन जो है ये नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक शो करता है, यानी कि एक जुमले के अल्फाज को आपस में मिलाता है, ठीक है। और जो कंजंक्शन है ये दो जुमलों का आपस में ताल्लुक शो करता है। अब इसको मैं ना आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। रुके एक मिनट, इधर ही। अच्छा जी, हेडिंग आ गई है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई, एक मिनट, आई एम, यार चल जा, हाँ अब चल गया। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आई एम इन द रूम। अब ये देखें, आई जो है ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और इन क्या है, द रूम, ये एक आप समझ लें, रूम क्या है, यू ए, रूम एक प्रोनाउन है, सॉरी प्रोनाउन कह रहा हूँ, नाउन है, क्योंकि खास जगह या चीज का नाम है। अच्छा, ये इनमें देखें जो आई एम और द रूम है, इनको जो आपस में मिलाने वाला लफ्ज है वो है इन। तो इन यहाँ पर क्या होगा, इन यहाँ पर होगा प्रपोजिशन, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक शो कर रहा है। आप इसको सादा अल्फाज में इस तरह समझ लें कि जो अल्फाज, जो एक जुमले के अल्फाज को आपस में जोड़ता है, उनका ताल्लुक शो करता है, उसे हम कहते हैं कि ये एक प्रपोजिशन है। अच्छा जी, अब आ जाए कंजंक्शन की तरफ। बट माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम। अच्छा जी, आई एम इन द रूम बट माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम। अब यहाँ पर देखें, आई एम इन द रूम ये एक अलग जुमला है, माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम ये एक अलग जुमला है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम, मेरा दोस्त कमरे से बाहर है। अब ये वाला जो लफ्ज है, फॉर सपोज कर लें कि हमारे पास ये वाला एक सेंटेंस है, माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम, ठीक है। अच्छा जी, माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ये जो आउट है ना, ये क्या है, ये माई फ्रेंड इज और ऑफ रूम को आपस में मिला रहा है। आउट भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, ये दोनों अल्फाज यहाँ पर क्या हैं, यहाँ पर प्रपोजिशन है। तो एक लफ्ज, एक जुमले में दो प्रपोजिशन भी आ सकते हैं, तीन भी, चार भी, ठीक है। अगर जुमला बड़ा है तो और भी ज्यादा आ सकते हैं। इसी तरह ही अब फॉर एग्जाम्पल हमने इन दोनों जुमलों को आपस में मिलाना है, आई एम इन द रूम, माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम, तो हम क्या करेंगे, इनके दरमियान बट लगा देंगे। अब बट जो है ये हमने इस वजह से लगाया है कि दो जुमले आपस में मिल जाएं, तो इस वजह से बट यहाँ पर क्या है, बट यहाँ पर कंजंक्शन है। आई होप कि ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जो एक जुमले में यानी कि नाउन और प्रोनाउन का आपस में ताल्लुक शो करे, नाउन और प्रोनाउन को दूसरे अल्फाज से मिलाए, एक जुमला बनाने में अल्फाज की मदद करे, वो क्या होगा, वो होगा प्रपोजिशन। और जो दो जुमलों को आपस में मिलाए वो होगा कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन तक हो गया, अब आ जाए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह सड़क पर जा रहे हैं, तो आपने कोई अच्छी चीज़ देखी है, अगर तो आप मुसलमान हैं तो आप कहेंगे माशाल्लाह, लेकिन अगर आप गोरे हैं तो आप कहेंगे वाओ, दैट्स ग्रेट। तो ये जो वाओ का लफ्ज़ है ये आपने अचानक बोला है, यानी कि आपने ये तो नहीं ना सोचा हुआ था कि मैं इस रोड पर जाऊंगा, ये वाली गाड़ी आएगी और मैं वाओ बोलूंगा, नहीं, बल्कि ये सारा कुछ अचानक हुआ है। तो जो अचानक आने वाले जज्बात को जाहिर करे, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि अचानक आने वाले जज्बात को जाहिर कर रहा है, वो क्या है, वो इंटरजेक्शन है, ठीक है। आई होप कि इसकी भी समझ आ गई होगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें ये वाली जो
आपको नज़र आ रही है ना, एक साइन नज़र आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आई थिंक इसको कहते हैं। ये वाला जो साइन है, ये अगर किसी जगह लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इससे पिछला। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। लफ्ज़ जो है वो क्या है, वो एक इंटरजेक्शन है। अच्छा, अब आ जाए आर्टिकल। आर्टिकल कौन से होते हैं? ए, एन और द या दी, ये 3 आर्टिकल हैं बस। आप यूं समझ ले यहाँ तक अभी ए, एन और द या दी, इसको दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, ठीक है। ए, एन और दी या दा, इसको, ये जो 3 हैं इन्हें हम कहेंगे आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स। अच्छा, इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन भी हो सकती थी कि ए और एन का यूज़ कहाँ पर आएगा, दा और दी का यूज़ कहाँ पर आएगा, इनको दा को दी कब पढ़ेंगे और दा कब पढ़ेंगे, ये एक अलग बहस बन जाएगी, ठीक है। आप जस्ट यहाँ तक ये समझ लें कि ए, एन और दा ये 3 आर्टिकल हैं, ठीक है। अब आ जाए प्रैक्टिकल की तरफ। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले, नाउन क्या है? किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज हो। वर्ब कोई भी काम। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की खूबी। एडवर्ब वर्ब की खूबी या खामी। प्रपोजिशन जो अल्फाज को आपस में मिलाए, यानी कि एक जुमले में नाउन और प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक शो करे। कंजंक्शन दो जुमलों को मिलाए। इंटरजेक्शन अचानक आने वाले जज्बात। और आर्टिकल ए, एन और दी या दा। चले आए, अब हम करते हैं एक प्रैक्टिकल। अच्छा, सबसे पहले देखें, ये लफ्ज लिखा हुआ है दी। अब दी जो है, ये अभी हमने पढ़ा है, ये क्या है? ये एक आर्टिकल है। ये एक आपको बताया था ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आप यूं समझ लीजिए एक स्पीच लिखी हुई है, इसके हमने पार्ट्स करने, अलग अलग करना है। तो सबसे पहले जो लफ्ज लिखा हुआ है दा या दी, ठीक है, ये क्या है? ये अभी हमने पढ़ा है, ये एक आर्टिकल है। उसके बाद एक्सपीरियंस्ड है। अच्छा, ये मजे की चीज ये है कि अगर आपको लगता है ना कोई खूबी या खामी है, और उससे फिर आपने क्या करना, उससे अगला लफ्ज देखना है। अगर वो नाउन या प्रोनाउन होगा ना, तो आपने समझ आना है कि ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर देखें एक्सपीरियंस्ड लिखा हुआ है, तजर्बाकार। ये खूबी है ना, यानी कि कोई टीचर तजर्बाकार है, कोई टीचर मेरे जैसा तजर्बा नहीं है उसका। तो ये क्या है? ये एक यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो अगला लफ्ज है वो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर मतलब नाउन और प्रोनाउन तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नाउन आ रहा है, टीचर एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लफ्ज हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? नाउन। एक्सप्लेन्स। अच्छा, एक्सप्लेन्स आपको उर्दू के साथ साथ, सॉरी इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। एक्सप्लेन्स क्या है? वजाहत करना। तो वजाहत करना क्या है? ये एक काम है। तो इस वजह से ये क्या होगा? ये होगा वर्ब। अब दा या दी अभी पढ़ लिया हमने कि ये आर्टिकल होता है। उसके बाद इंग्लिश एक ज़ुबान है, ठीक है, और ज़ुबान में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से ये क्या है? ये एक नाउन है। अच्छा, लेसन सबक, ठीक है। लेसन किस में होता है? सबक किताब में होता है। तो किताब क्या है? किताब एक नाउन है, एक मटेरियल चीज़ है, नाउन है। अच्छा, इसके बाद स्लोली लिखा हुआ है। स्लोली क्या है? स्लोली अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि जिस लफ्ज के एंड पर अल वाई आ जाएगा वो क्या होगा? वो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल वाई आ रहा है स्लोली, मतलब क्या है? ये वाला लफ्ज एडवर्ब है। अच्छा, अब आ रहा है एंड। एंड क्या है? ये दो जुमलों को आपस में मिला रहा है। अब कौन से जुमले हैं? द एक्सपीरियंस टीचर एक्सप्लेन द इंग्लिश लेसन स्लोली एंड क्लियरली इन द क्लासरूम। क्लियरली इन द क्लासरूम ये एक अलग जुमला है, एंड द एक्सपीरियंस टीचर एक्सप्लेन द इंग्लिश लेसन स्लोली ये एक अलग अलग जुमला है। इन दोनों जुमलों को जो आपस में मिला रहा है वो है एंड। तो एंड यहाँ पर क्या है? एंड अभी हमने पढ़ा जो दो जुमलों को आपस में मिलाए उससे हम कहेंगे कंजंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया कंजंक्शन। अच्छा, क्लियरली फिर आ गया। अब ये देखें एल वाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी हमने पढ़ा एडवर्ब होगा। उसके बाद इन आ रहा है,
अच्छा, क्लियरली इन द क्लासरूम, ये क्या कर रहा है, क्लियरली का दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक शो कर रहा है, इस वजह से इन यहाँ पर क्या है, इन यहाँ पर प्रपोजिशन है। इसी तरह दी या दा अभी हमने पढ़ लिया, ये आर्टिकल है। क्लासरूम क्या है, एक मटेरियल चीज़ है, इस वजह से ये नाउन है। अच्छा, एंड फिर आ गया, फिर यहाँ पर क्या है, फिर ये दो जुमलों को आपस में मिला रहा है, मतलब जुमले बड़े हो रहे हैं तो इस वजह से आपस में मिल रहे हैं। तो ये क्या है, एंड फिर क्या होगा, फिर जो है वो दो जुमलों को आपस में मिला रहा है। अभी हमने पढ़ा जो दो जुमलों को आपस में मिला है वो होगा कंजंक्शन, ठीक है। उसी तरह फिर दा आ गया। अब दा क्या है, दा या दी, ये क्या है, ये एक अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल है, अटेंटिव स्टूडेंट्स। अटेंटिव मतलब कह ले के अटेंटिव वैसे होता है, अटेंडेंस से निकला है, यानी कि हाजिर रहने वाले। तो ये खूबी है ना, हाजिर रहने वाले स्टूडेंट हमारी तरह गायब थोड़ी रहते हैं। अच्छा, अटेंटिव स्टूडेंट्स, तो इस वजह से अटेंटिव एक खूबी है, तो उससे पहले क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहा है, ये नाउन या प्रोनाउन है, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली फिर ये होगा एडजेक्टिव। अच्छा, उसके बाद क्या है, लिसन। लिसन का मतलब सुनना। सुनना, नून अलिफ ना आ रहा है जुमले के एंड पर, सॉरी लफ्ज़ के एंड पर नून अलिफ ना आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये एक वर्ब है। अब इसी तरह केयरफुली एल वाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एडवर्ब है। बिकॉज ये दो तीन जुमलों को आपस में मिला रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, ये एक अभी हमने पढ़ा है कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन दो तीन जुमलों चार जुमलों को आपस में मिलाए। अच्छा, अभी दे आ रहा है, तो दे क्या है, ये किसी तीन चार बंदों के नाम की जगह यूज होगा, तो इस वजह से ये दे स्टूडेंट्स की जगह यहाँ पर यूज हो रहा है, तो दे स्टूडेंट्स की जगह यूज हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। वांट चाहना, ये क्या है, ये एक काम है, तो काम को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। टू क्या है, टू, अब अभी टू हमने पढ़ा है कि टू जो होगा, दे वांट टू इम्प्रूव। अच्छा, टू क्या है, टू यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, क्योंकि ये जुमले को आपस में मिला रहा है, ठीक है। इस तरह इम्प्रूव, बेहतर करना, ये क्या है, ये भी एक वर्ब है, नून अलिफ ना आ रहा है एंड पे, बेहतर करना, तो यहाँ पर इम्प्रूव क्या होगा, इम्प्रूव भी वर्ब होगा। देर, अब ये फिर आ रहा है देर, दे और देर, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ ये भी होगा यार, ये भी प्रोनाउन में ही आएगा। लैंग्वेज, जुबान आ गया। जुबान क्या है, ये कोई भी चीज है ना, तो इस वजह से ये क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है। इसी तरह स्किल आ गया, स्किल्स। अच्छा जी, स्किल्स भी क्या होगा, स्किल भी महारत होती है, ठीक है। तो अगर तो ये किसी की है तो फिर डेफिनेटली ये एडजेक्टिव है, और अगर किसी की नहीं है, अकेला लिखा हुआ स्किल महारत, तो ये एक काम है, तो ये भी क्या होगा, ये वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब अगर मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करूँगा ना, तो गल वध जानी मुख्तियार है, इस वजह से मैं अब यहाँ इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस के दरमियान फर्क क्या है। सबसे पहले हमने सीखा था अल्फाबेट, उसके बाद लेटर्स सीखे थे, लेटर्स के बाद लेटर की 3 किस्में सीखी थी, उसके बाद लेटर से मिलकर एक वर्ड बन गया। अब वर्ड की उसके बाद किस्में पढ़ी, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस की किस्में कितनी होती हैं, उसके बाद समझेंगे सेंटेंस कैसे बनता है, उसके बाद समझेंगे टेंस क्या होते हैं, और फिर इस तरह ये एक मुकम्मल चेन चलती जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ड। वर्ड की तारीफ क्या है, एक अकेला लफ्ज जो होता है ना, जिसका अपना कोई मानी हो, उसे कहते हैं वर्ड। ये उसकी डेफिनेशन है लफ्ज की, यानी कि एक लफ्ज लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब है, तो ये क्या होगा, ये वर्ड होगा। अच्छा, अब इसकी पहचान क्या है कि इसके साथ कुछ और नहीं होगा, ये अकेला ही होगा। एग्जाम्पल क्या है, बुक है, रन है, हैप्पी है, ये तो हो गया वर्ड। यानी कि किसी भी जुबान की ऐसी इकाई जिसका कोई मतलब हो, ऐसा लफ्ज जिसका कोई मतलब हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेज। अच्छा, फ्रेज क्या है, ये फिक्रा नहीं है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है फ्रेज। फिक्रा तो वो होता है ना जिसमें बात पूरी हो जाए। फ्रेज समझते हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ, एक
लफ्ज़ होगा तो वो वर्ड, और दो लफ्ज़ होंगे या दो से ज़्यादा कुछ लफ्ज़ होंगे तो वो फ्रेज़ होगा, जो मिलकर कुछ फ्रेज़ माना देते हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल क्या है, यानी कि दो लफ्ज़ मिले हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा, और वो कुछ माना दे रहे हैं, कुछ मीनिंग दे रहे हैं, कुछ उनसे समझ आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे फ्रेज़। एग्जाम्पल क्या है, इन द रूम, वेरी हैप्पी, आ रेड बुक। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो फ्रेज होता है ना, उसमें ना सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ठीक है, या सब्जेक्ट होता है, वर्ब नहीं होता, मतलब एक चीज़ मिस होती है। मिस इसलिए होती है क्योंकि ये अगर दोनों चीज़ें एक ही जगह पर आ जाएंगे तो ये तो सेंटेंस हो जाएगा, तो इस वजह से इनमें से एक चीज़ मिस होती है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंग देता है किसके मुकाबले में, जो है ना वो लफ्ज़ के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंग देता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो कि बात मुकम्मल बताता है। इससे कंप्लीटली बात शो हो जाती है, यानी कि पूरी समझ आ जाती है कि क्या चल रहा है, किस बारे में बात हो रही है। इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, जैसे कि आई एम हैप्पी, शी रीड्स अ बुक, दे आर प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह बात समझ आ रही है कि शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है। ओके, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन थोड़ा सा पीछे चला जाए, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, कौन खुश है ये नहीं पता। इन द रूम, कमरे में, अब कमरे में कौन है ये नहीं पता। आ रेड बुक, आ रेड बुक, एक लाल किताब, अब कौन सी किताब है कोई पता नहीं है। तो जो वर्ड होता है वो थोड़ा सा कम मीनिंग देता है, फ्रेज उससे ज़्यादा, और सेंटेंस सबसे ज़्यादा मीनिंग देता है। सेंटेंस जिससे पूरी बात समझ आ जाए उसे सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस की कितनी किस्में होती हैं वो आज हम इस लेक्चर में सीख रहे हैं। टाइप, पर्पस, एग्जाम्पल। टाइप, सबसे पहली किस्म जो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो कि कुछ बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है, शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। अब ये देखें, ये एक इंफॉर्मेशन है या कुछ बता रहा है। ठीक है, अच्छा, ये इसका पर्पस क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इनका पर्पस ये है कि ये कुछ बताते हैं। उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाता है, जिनके एंड पर क्वेश्चन मार्क आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पसंद करते हैं। तो अब इसमें एक सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इस वजह से ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ऑर्डर किया जाए या कोई रिक्वेस्ट की जाए, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है, क्लोज द बुक। अब यहाँ पर देखें, कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई कमांड दी जा रही है, दरवाजा बंद कर दो। तो ये क्या है, ये एक कमांड है या ऑर्डर है। ऑर्डर भी है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, मतलब आप आराम से कह रहे हैं तो रिक्वेस्ट है, अगर गुस्से से कह रहे हैं तो ये ऑर्डर है। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई हुक्म या कोई रिक्वेस्ट की जाएगी, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस की टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जाए। ठीक है, जैसे कि हाउ नाइस इट इज, ये कितना अच्छा है। ये देखिए, ये अब यहाँ पर एक फीलिंग शो की जा रही है, वो भी स्ट्रॉन्ग। तो जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जाए, उनमें उनको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये जो साइन है ना, ये साइन ऐसे सेंटेंसेस में होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जहां पर ये वाला साइन आपको नजर आए तो वहां पर आप आंखें बंद करके ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, कुछ बताया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें क्वेश्चन किया जाए, कोई सवाल किया जाए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिनमें ऑर्डर किया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जाए। आई होप कि आप समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने सीख लिया है अल्फ़ाबेट, लेटर्स, लेटर्स के बाद वर्ड, वर्ड के बाद वर्ड की किस्में, फ्रेज, सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस की किस्में। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंग्लिश का एक सेंटेंस कैसे बनता है, यानी कि इंग्लिश का जो सबसे अहम मसला है, जो बहुत सारे लोगों को आता है कि उन्हें सेंटेंस नहीं बनाना आता, तो ये वीडियो उनके लिए ही है और परफेक्ट है। अगर आपके किसी दोस्त के पास पैसे नहीं हैं और उसे इंग्लिश की अशद ज़रूरत है, तो ये कोर्स उसके साथ शेयर कर दें। इंग्लिश लैंग्वेज के एक सेंटेंस में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न भी आपने माइंड में रखना है। इंग्लिश के एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अभी सिर्फ हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होगा, सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम इनको डिटेल के साथ समझते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। जो जुमले में काम करेगा ना, वो सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। अब यहाँ पर लिखने वाला कौन है? मैं। तो मैं यहाँ पर क्या होगा? मैं यहाँ पर होगा सब्जेक्ट। उसके बाद है वर्ब। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। अब वर्ब क्या है? जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो होगा वर्ब। अब मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ। लिखना क्या है? लिखना एक काम है, एक वर्ब है, तो इसलिए ये दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद किस चीज़ पर लिख रहा हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट। मैं वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो मैं वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वाइट बोर्ड है वो जुमले के एंड पर आएगा। आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। मैं, अब हम इसको फिर से समझते हैं। मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। सबसे पहले जुमले में क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं ही लिख रहा हूं ना, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। इसी तरह उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। मैं क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। उसके बाद मैं किस चीज पर लिख रहा हूं? व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो इस तरह ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह ही हम ग्राउंड में खेलते हैं। हम की इंग्लिश क्या होगी? वी हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद खेलना, वर्ब। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। अब कहाँ पर खेल रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन सा है? वो है ग्राउंड। वी प्ले इन ग्राउंड। हम ग्राउंड में खेलते हैं। इसी तरह ही आप पानी पीते हैं। आपकी इंग्लिश क्या है? यू क्या होगा? यू होगा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या काम हो रहा है? पी रहा हूँ, पानी पीना। पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। तो ड्रिंक आ गया। उसके बाद क्या चीज पी रहा हूँ? पानी पी रहा हूँ, तो पानी की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। यू ड्रिंक वाटर। आप पानी पीते हैं। यू सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब एंड वाटर क्या है? वाटर ऑब्जेक्ट। आप पानी पीते हैं। यू ड्रिंक वाटर। इस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस कभी भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 6 है। आज के इस लेक्चर में हम 12 के 12 टेंसेस का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट, उसके बाद लेटर्स, उसके बाद लेटर्स की किस्में, फिर लेटर्स से मिलकर वर्ड बना, फिर वर्ड की किस्में, फिर वर्ड से फ्रेज बना, फिर फ्रेज से सेंटेंस बना, फिर सेंटेंस की किस्में। अब हम पढ़ रहे हैं टेंस। तो बेसिकली टोटल 3 टेंस होते हैं, यानी कि प्राइमरी तौर पर 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे इनकी 4 किस्में हैं। आपने 12 के 12 टेंसेस के नाम याद नहीं करने, आपने जस्ट ये वाले 4 वर्ड्स याद करने हैं।
इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंट से स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले सबके साथ प्रेजेंट लगा दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट हटा के उसके बाद फ्यूचर लगा दें। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और एंड पे टेंस 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 लगा दें। इस तरह ये आपके 12 टेंस कंप्लीट हो गए। अब हम इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, इंडेफिनिट का मतलब होता है लामहदूद, अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ना हो, और टेंस का मतलब होता है जमाना, यानी कि मौजूदा ऐसा जमाना जो लामहदूद हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी उर्दू पहचान क्या है कि उर्दू जुमले के आखिर पर अगर आपको ता है, ती है, ते है मिल जाएगा तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल क्या है, हम हर रोज पार्क जाते हैं, मोमना कभी कभी स्कूल जाती है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस है ना, जिनके एंड पर ता है, ती है, ते है आएगा, वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूले में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है काम करने वाले को कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट हुआ हमारा ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम या कोई सिंगल चीज, जैसे कि सिंगल नेम लगा लें, अली लगा लें, असलम लगा लें, मोमना लगा लें, अब ये सिंगल नेम है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। अब एस कहाँ पर ऐड करेंगे और ई एस कहाँ पर ऐड करेंगे? अगर तो जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसके एंड पर आपको ओ मिलेगा, एस मिल जाए, एस एच मिल जाए, सी एच, एक्स या जेड या जी मिल जाए, तो वहां पर हम ई एस ऐड करेंगे। अदरवाइज हम सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो हम एस ऐड करेंगे। उसके बाद अगर सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, यानी कि आई यू वी दे, तो फिर हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद एट द एंड हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कहता हूं कि मोमिना रोज स्कूल जाती है। अब मोमना चूंकि सिंगुलर है, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट मोमना हो गया, मोमना चूंकि सिंगुलर है इस वजह से यहाँ पर आएगा गोस, गो नहीं आएगा। अब यहाँ पर ईएस हमने ऐड किया, क्यों ऐड किया? क्योंकि गो के एंड पर ओ आ रहा है, तो जहां पर ओ आएगा वर्ब के एंड पर, और अगर सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर तो फिर हम ऐड करेंगे ईएस, तो इस वजह से हमने ईएस ऐड किया। मोमना गोज टू स्कूल डेली। अब इसी तरह मैं कहता हूं कि मैं कभी कभी स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अब इसी तरह ही मैं बर्गर खाता हूं, आई ईट बर्गर। इसी तरह किसी भी सेंटेंस को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया हो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ अगर सिंगुलर जैसे ही, शी, इट है, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस ऐड करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हुआ प्लूरल यानी कि आई यू वी दे, तो फिर हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही ऐड करेंगे, इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं करेंगे। आई होप कि आपको इसकी तो समझ आ गई होगी। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। 3-4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब हम सीख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं का वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है, ये तो सिंपल सेंटेंस। वो स्कूल नहीं जाता, ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम पानी पीते हैं, सिंपल सेंटेंस। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी नहीं पीते, नेगेटिव सेंटेंस। इसे अपने नेगेटिव नहीं पढ़ना, इट्स नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। सेम वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वही सेम डेफिनेशन है। प्रेजेंट मौजूदा, इंडेफिनिट लामहदूद, और टेंस मतलब जमाना, यानी कि ऐसा जमाना जो लामहदूद हो, उसके नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, कुछ ज्यादा ही सिंपल है, पहले से भी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा ना, ही शी इट होगा, ठीक है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम डज या डू लगाएंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल को हम ही डज नॉट गो टू स्कूल में कन्वर्ट कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये गौर से समझना है कि आपने डू और डज का इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है। जहां पर हम आपको सेंटेंस सब्जेक्ट मिले ना, ही शी इट या मोमिना या कोई सिंगल सब्जेक्ट, या जहां पर हमने एस और ई एस ऐड किया था वहां पर आप यूज करेंगे डज। अब फॉर एग्जाम्पल, मोमिना स्कूल जाती है, मोमिना गोज टू स्कूल। अब हम क्या करेंगे, मोमिना डज नॉट गो टू स्कूल, या ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। ओके, तो जहां पर एस या एस का इजाफा करते थे वहां पर हम डज नॉट लगाएंगे। उसके बाद आ गया डू नॉट, जहां पर आई यू वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट मिल जाए वहां पर हम डू यूज करेंगे, डू नॉट। जहां पर ही शी इट या कोई सिंगल सब्जेक्ट होगा या एस या एस यूज करते थे वहां पर डज, और आई यू वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डू। अब जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये सेंटेंस था आई गो टू स्कूल, अब क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, इसी तरह शी गोज टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल। फिर से एक दफा रिव्यू समझ लें। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा यानी कि ही शी इट, या जहां पर हम एस और ई एस लगाते थे वहां पर डज नॉट, और जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा जैसे कि आई यू वी दे वहां पर हम यूज करेंगे डू नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एस या ई एस नहीं आएगा इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल क्या है, शी गोज टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आप इसको डोंट भी कर सकते हैं, डू नॉट भी पढ़ सकते हैं, इसको आप डज नॉट भी पढ़ सकते हैं, डजंट भी पढ़ सकते हैं। अब हम समझ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। पहले थोड़ा सा गौर से समझ लें कि इनमें फर्क क्या है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं का वर्ड आ जाए, जिसमें ना का लफ्ज आ जाए, और सिंपल सेंटेंसेस मतलब सादा जुमले। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सिंपल जुमला है। मैं स्कूल नहीं जाता, ये नेगेटिव जुमला है क्योंकि इसमें नहीं का वर्ड आ गया। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव जुमला है। क्यों? क्योंकि इसमें सवाल किया जा रहा है। तो जिसमें सवाल किया जाए वो इंट्रोगेटिव, जिसमें नहीं का वर्ड आ जाए वो नेगेटिव, और जो सादा हो वो सिंपल। इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ही आसान है बच्चों वाला। आपने क्या करना है, डू और डज इसको आपने स्टार्ट में लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। डू और डज को स्टार्ट में लिख देंगे, चलें जी, बाकी हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अभी आपके सामने ही मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। पहले तो हमारे पास ये होता था सिनेरियो कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। इसी तरह ही अब हम कह देते हैं कि वो स्कूल नहीं जाता, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमने इंट्रोगेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, डज ही गो टू स्कूल। अब इसमें एस और ई एस भी नहीं आएगा, डज शुरू में आ जाएगा और डू शुरू में आ जाएगा, बाकी सारा सेम ही रहेगा। इसका फार्मूला देख लें। सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में पहले होता था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दूसरे नंबर पर होगा। पहले डू या डज आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट आएगा। मजे की बात यह है कि एस और एस भी इसमें नहीं आता। अच्छा, ही शी इट या कोई सिंगल नेम होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। एस और ई एस जो है वो हम नहीं ऐड करेंगे, जस्ट डज यूज करेंगे। इसी तरह ही आई यू वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम डू लगाएंगे, यानी कि उसके स्टार्ट में डू आएगा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, और इसकी एक पहचान और भी है कि इसमें जुमले के आखिर पर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, सवालिया निशान, जैसे ये है। इसी तरह ही डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। इसी तरह ही मैं कहता हूँ कि आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, सिंपल सेंटेंस हो गया। आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डू आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह ही मैं कह देता हूँ कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वी डोंट लिव इन पाकिस्तान,
क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? डू वी लिव इन पाकिस्तान? कितना आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला। आज के इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी और टेंस का मतलब होता है ज़माना। यानी कि मौजूदा ऐसा ज़माना जो जारी हो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी उर्दू पहचान क्या है कि अगर उर्दू जुमले के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा है तो वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? मैं स्कूल जाता हूँ, ता है, ती है, ते है, आता था। अब क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला समझते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी इसमें, उसके बाद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी अटैच होगा और एट द एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। फिर से एक दफा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट फार्मूले में, उसके बाद सब्जेक्ट हुआ अगर ही शी इट तो फिर लगाएंगे इज। सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट हुआ यू वी दे तो फिर लगाएंगे आर, और अगर सब्जेक्ट हुआ आई तो फिर लगाएंगे एम। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी अटैच करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल क्या है? वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ऐसे ही समझ लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। अभी रिसेंटली हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे, सादा जुमले। अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब आपको पता है, ऐसे जुमले जिनमें नहीं का वर्ड यूज किया जाए। अब इसकी पहचान क्या है? पहले जो सिंपल सेंटेंसेस थे वो थे मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब इसमें नहीं का वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहा है। अब इसमें नहीं का वर्ड एक ऐड होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब वो नहीं का वर्ड यानी कि नॉट आपने कहाँ पर यूज करना है, इस चीज को समझते हैं। इसका फार्मूला वही है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ अगर ही शी इट तो फिर इज, अगर यू वी दे हुआ तो फिर आएगा आर, और अगर सब्जेक्ट हुआ आई तो फिर आएगा एम। अब आपने इज आर एम के बाद क्या करना है? नॉट लगाना है। ये इजाफी चीज है, एडिशनल, बाकी सारा सेम है। नॉट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में आईएनजी अटैच कर देंगे एंड ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब ये सिंपल सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह ही वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम समझ लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाए, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का वर्ड आए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए। अब हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला समझते हैं, ये थोड़ा सा अजीब है, या इसकी पहचान बता देता हूं आपको। इसकी पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर पर इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कि इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का वर्ड आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस, और जिसमें क्वेश्चन भी ना हो नहीं भी ना हो वो सिंपल सेंटेंस। अब हमने दोनों पढ़ लिए हैं, नेगेटिव और सिंपल। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वेरी इजी, बस थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। पहले क्या करते थे? सब्जेक्ट पहले लगाते थे, इज एम आर बाद में लगाते थे। इसमें हम क्या करेंगे? इज एम और आर पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे,
फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एट द एंड हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। ये शो करता है क्वेश्चन मार्क कि ये सेंटेंस क्वेश्चन वाला है, यानी कि इसमें कोई क्वेश्चन किया गया है। अब सेम वही है, ही शी इट के साथ इज यूज करेंगे, यू वी दे के साथ आर और आई के साथ एम। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, तीनों को ही समझा देता हूँ। चले, मैं स्कूल जा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एम आई गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह ही हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या हम स्कूल जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू स्कूल। इसी तरह ही वो स्कूल जा रहा है, सिंपल सेंटेंस है ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इज ही गोइंग टू स्कूल। आई होप कि इसकी तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके साथ ही नीचे वोकैबुलरी भी अटैच होगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। ये फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट फुल डिटेल के साथ सीख लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फुल डिटेल के साथ सीख लिया है। अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, तो तर्जमा बनेगा प्रेजेंट मतलब मौजूदा, परफेक्ट मतलब जो मुकम्मल हो चुका हो, और टेंस मतलब जमाना, यानी कि मौजूदा ऐसा जमाना जो मुकम्मल हो चुका हो, उससे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके हम सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब कुछ सीखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, सबसे पहले सीखते हैं इसका फार्मूला और साथ ही समझ लेते हैं इसकी उर्दू पहचान। उर्दू पहचान क्या है यार, कि जिसमें चुका है, चुके हैं आएगा ना, ठीक है, जिसमें बात मुकम्मल हो गई हो। अब बस ये याद रख लें, जिसमें बात मुकम्मल हो गई हो। जैसा कि हमने स्कूल छोड़ दिया है, हम स्कूल जा चुके हैं। उसने खाना खा लिया है, लिया है, लिए है, लिए, ली है भी आ सकता है। इसी तरह चुके हैं, चुकी है, चुके हैं भी आ सकता है। सेंटेंस के एंड पर आपने देखना है उर्दू सेंटेंस की। अब इसका फार्मूला समझते हैं। फार्मूला में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। अब अगर सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो फिर हम ऐड करेंगे हैज। अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल, यानी कि आई, यू, वी, दे, तो फिर हम ऐड करेंगे हैड सब्जेक्ट के बाद। और याद रखिएगा, इसमें आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मैं साथ साथ लेक्चर के वोकैबुलरी भी शेयर कर रहा हूं। लेक्चर के साथ ही आपको वोकैबुलरी भी मिल जाएगी, तो चुप करके वहां से वोकैबुलरी भी याद करें। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, बस ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जहां पर ही, शी, इट आएगा, उसके साथ हैज, आई, यू, वी, दे, उसके साथ हैव। अब एग्जाम्पल क्या है, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। कितना आसान है। वो की इंग्लिश ही। अब ही चूंकि सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ यूज करेंगे हैज। उसके बाद गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन आएगी यहाँ पर। टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। इसी तरह ही हम स्कूल जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू स्कूल। वी प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर हैव यूज किया गया है। अब सेम वही थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। कितना सिंपल, कितना आसान है। एक नर्सरी क्लास का बच्चा, केजी का बच्चा भी इसे आसानी के साथ सीख सकता है। एक दफा ओवरव्यू ले लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ऐसा मौजूदा जमाना जो मुकम्मल हो चुका हो। इसकी उर्दू पहचान क्या है, जिसमें बात मुकम्मल हो चुकी हो, जुमला मुकम्मल हो चुका हो। जैसा कि वो स्कूल जा चुका है, उसने खाना खा लिया है, हमने पाकिस्तान छोड़ दिया है, वगैरह वगैरह। अब इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हुआ ही, शी, इट, तो फिर आएगा हैज। सब्जेक्ट हुआ आई, यू, वी, दे, तो फिर आएगा हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म और एट द एंड ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल क्या है, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी सीखते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी सीखते हैं। आप ना वर्ल्ड वाइड फार्मूला रख लें किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। आपने क्या करना है, जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब जैसा कि इज, एम, आर, डू, डज, विल, शैल, हैज, हैव, हैड ये मिल जाएंगे ना, उसके बाद आपने चुपके से नॉट लगा देना है, तो ये बन जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। और अगर आप हैज, हैव, विल, शैल, इज, एम, आर, डू, डज को स्टार्ट में लिख देंगे तो ये बन जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वो स्कूल नहीं जा चुका है। आपने क्या करना है, जस्ट हैज और हैव के बाद नॉट लगा देना है। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तर्जमे में क्या चेंज आएगी, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह ही हम स्कूल जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब ऐसे ही मैं स्कूल जा चुका हूं, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब आपने क्या करना है, हैव को स्टार्ट में लिख देना है, बाकी सारा सेम रहेगा। हैव आई गॉन टू स्कूल और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दें, चले जी। हैव आई गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा चुका हूं। इसी तरह ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, he has not gone to school, has he not gone to school, we have gone to school, have we not gone to school। बस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मुकम्मल हो गया। अब इसमें मुझे बताएं मुश्किल क्या है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज के इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, परफेक्ट मुकम्मल और कंटिन्यूअस मतलब जारी। टेंस का मतलब जमाना, यानी कि मौजूदा ऐसा जमाना जो मुकम्मल भी हो चुका हो और जारी भी हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी उर्दू पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यही पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क ये है कि इसके एंड पर भी रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, उसके एंड पे भी रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें कोई ना कोई डेट होगी, कोई तारीख होगी, कोई वक़्त होगा। अब जैसा कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं कह दूं कि वो स्कूल जा रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें सुबह से, शाम से, 1920 से, 2 दिन से, 10 मिनट से, 4 दिन से, कोई ना कोई टाइम मेंशन होगा। जिसमें कोई टाइम मेंशन हो और उसके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं भी आए तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका फार्मूला समझ लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर हुआ सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट तो हम लगाएंगे हैज। अगर हुआ प्लूरल यानी कि यू, वी, दे तो फिर हम लगाएंगे हैव। उसके साथ आपने बजा देनी है बीन यानी कि बीन लगा देना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और एंड पर सिंस या फार। अच्छा, सिंस कहाँ पर लगाना है और फार कहाँ पर लगाना है। सिंस हम वहां पर लगाएंगे जहां पर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा, जैसा कि सुबह से, शाम से, 1970 से, 1920 से, 1940 से। और फार हम वहां पर लगाएंगे जहां पर हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होगा, जैसा कि 10 मिनट से, 20 मिनट से, 20 दिन से, 2 मंथ से। अब कौन से 10 मिनट, कौन से 20 मिनट, कौन से 2 मंथ, कुछ पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमें नहीं पता होगा वहां पर हम फॉर लगाएंगे। अब इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। वो सुबह से स्कूल जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब हमने यहाँ पर सिंस लगाया क्योंकि हमें पता है कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है। इसी तरह ही वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
दोनों ही बहुत ही आसान है, आपने बस थोड़ा सा ध्यान करना है, बड़े ही आसान है, बड़े ही आसान है। और इसके साथ अगर आपने वोकैबुलरी भी याद करनी हो तो साथ वीडियो के नीचे वोकैबुलरी भी अटैच है, एक लेक्चर वहां से पढ़ें और एक दफा वोकैबुलरी याद करें, यानी कि एक लेक्चर वोकैबुलरी का हो जाएगा और एक लेक्चर ग्रामर का हो जाएगा। इस तरह दोनों चीजें ही इंप्रूव हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट मतलब गुजरा हुआ, इंडेफिनिट लामहदूद और टेंस का मतलब जमाना, यानी कि गुजरा हुआ ऐसा जमाना जो लामहदूद हो उसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी उर्दू पहचान क्या है? उर्दू जुमले के आखिर पर अगर आपको अलिफ मिल जाए, छोटी ये मिल जाए या बड़ी ये मिल जाए तो वो सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? मैं स्कूल गया, हमने पानी पिया, उसने क्लास ली, हमने क्रिकेट खेली, हम कराची गए। तो इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं जिनके एंड पर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये आएगा तो वो होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। अब इसका फार्मूला समझते हैं, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपको पता है काम करने वाले को कहते हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कितना ही आसान है। अब इसको बनाकर भी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ले लें, मैं स्कूल गया। अब मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब आपने क्या करना है, गो की जगह आपने वेंट कर देना है, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म कर देनी है, गो, वेंट, गोन। तो इस तरह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वेंट, तो सेंटेंस बन जाएगा आई वेंट टू स्कूल। इसी तरह ही हमने पानी पिया, हम की इंग्लिश क्या है, वी। अब वी के बाद आपको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म ड्रैंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक वाटर, हमने पानी पिया। कितना आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करना है, सेकंड फॉर्म ऐड करनी है और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंसेस तो इससे भी आसान है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उससे भी आसान है। ये सिंपल सेंटेंसेस हमने सीखे हैं, इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, बस। नहीं मैटर करता कि जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, कुछ भी है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डिड लगाना है, नॉट लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। आई होप कि इसकी तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। ये तो उससे भी आसान है। फ्यूचर मतलब आने वाला, इंडेफिनिट लामहदूद और टेंस मतलब जमाना, यानी कि आने वाला ऐसा जमाना जो लामहदूद हो उसे हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी उर्दू पहचान क्या है, उर्दू जुमले के आखिर पर आपको गा, गी, गे मिलेगा। जैसा कि वो स्कूल जाएगी, हम स्कूल जाएंगे, वो स्कूल जाएगी। इस तरह वो पानी पिएगी। इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा सा फ्यूचर का हिंट मिलेगा, पता चलेगा कि बात अभी होने वाली है, हुई नहीं है, ना ही हो रही है, बात अभी होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसा कि मैं स्कूल जाऊंगा, वो स्कूल जाएगा, हम स्कूल जाएंगे। अब इसका फार्मूला समझ लेते हैं। सब्जेक्ट ऐड करना है आपने, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता है किसे कहते हैं, काम करने वाले को। उसके बाद विल, शैल। अब विल और शैल दोनों ही तकरीबन सेम है, आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। वैसे आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है, बाकी सब के साथ विल यूज किया जाता है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है शैल लोग कम ही यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, तो काम चलता है, कोई मसला नहीं है। आपने बस इंग्लिश इतनी सीखनी है कि आपको पढ़नी आ जाए, लिखनी आ जाए, बोलनी आ जाए और दूसरों की समझनी आ जाए। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि आप गोरे बन जाए तो गोरे आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या इंडिया में पैदा हुए हैं, तो गोरे आप कैसे बनेंगे। और अगर वो गोरे आके इधर उर्दू सीखेंगे और वो कहें कि हम इन्हीं की तरह उर्दू बोलें तो वो पागल हैं, वो नहीं बोल सकते। इसी तरह ही अगर हम इंग्लिश सीखें और हम कहें कि मैं गोरों की तरह इंग्लिश बोलूं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनकी ओरिजिनल है, मादरी जुबान है, और उर्दू हमारी मादरी जुबान है। तो ये कंपैरिजन, ये फर्क कभी खत्म नहीं हो सकता। दैट्स वाई जितना मैंने कहा है उतना ही करें।
सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शैल फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ही विल गो टू स्कूल। अब ही विल गो टू स्कूल, ही वो विल सब्जेक्ट क्योंकि ही था तो इस वजह से मैंने विल लगा दिया। अब उसके बाद गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल भी हो सकता था बट कोई नहीं चलता है, ठीक है। इसी तरह ही आई विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, दे विल ड्रिंक वाटर, वो पानी पिएगा। इसी तरह ही वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। इस तरह सेंटेंसेस बनते हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है, शैल के बाद नॉट लगा देना है, विल के बाद नॉट लगा देना है। जैसा कि ही विल गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें क्या है सीखने वाला, कुछ भी नहीं है। अब इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है, विल और शैल को स्टार्ट में लिख देना बस। विल ही गो टू स्कूल, शैल वी गो टू स्कूल, बस। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। कितना आसान है टेंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी देख लें, फिर ही इस लेक्चर की ज़्यादा समझ आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पास्ट मतलब गुजरा हुआ, कंटिन्यूअस जारी, टेंस ज़माना, यानी कि गुजरा हुआ ऐसा ज़माना जो जारी हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी उर्दू पहचान क्या है, उर्दू जुमले के आखिर पर आपको रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहे थे। इसी तरह ही इसका फार्मूला है, बड़ा इजी है। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट ऐड करना है, उसके बाद वॉस या वर। अब वॉस कहाँ पर लगाना है, वर कहाँ पर लगाना है। आई, शी, हिट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर आपने वॉज लगाना है। यू, वी, दे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां पर आपने वर लगाना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको सही से समझ लेते हैं। मैं स्कूल जा रहा था, मैं की इंग्लिश होगी आई। अब आई के साथ हम क्या ऐड करेंगे, वॉज। गो फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी लग गया, गोइंग हो गया। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहे थे। दे वर गोइंग टू स्कूल। इसी तरह ही मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। इस तरह जितने भी सेंटेंसेस है आपने क्या करना है, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज लगा दें, यू, वी, दे के साथ वर लगा दें, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसा कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी इधर ही समझ लेते हैं। फ्यूचर मतलब आने वाला, कंटिन्यूअस जारी, टेंस ज़माना, यानी कि आने वाला ऐसा ज़माना जो जारी हो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसकी उर्दू पहचान क्या है, जुमले के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा। जैसा कि वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा रही होगी, हम खाना खा रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे वगैरह वगैरह। अब इसका फार्मूला समझते हैं। फार्मूले में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शैल प्लस बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जितने भी सेंटेंसेस है कंटिन्यूअस टेंस, वो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या सिंपल कंटिन्यूअस हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर आता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। इस तरह आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा कि वो खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग फूड, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह आप कोई भी सेंटेंस इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से समझ लें, सब्जेक्ट विल शैल ऐड कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं ना, विल लगाना है कि शैल लगाना है। विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर विल यूज़ होता है, शैल आई और वी के साथ यूज़ होता है। आई और वी के साथ शैल यूज़ कर लें अगर करना है, तो बाकी सबके साथ विल। उसके बाद बी लगाना है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपने बस थोड़ा सा ध्यान करना है। उर्दू पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस की, वैसे इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। पास्ट गुजरा हुआ, परफेक्ट मुकम्मल और टेंस ज़माना, यानी कि गुजरा हुआ ऐसा ज़माना जो मुकम्मल हो चुका हो
उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी उर्दू पहचान क्या है? उर्दू जुमले के आखिर पर चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह आएगा, ठीक है। इसी तरह ही लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह ये सब कुछ आएगा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? मैं स्कूल जा चुका था या मैं स्कूल पहुंच चुका था। हम स्कूल जा चुके थे, वो स्कूल जा चुकी थी, वो स्कूल पहुंच चुकी थी। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। अब इसका फार्मूला समझते हैं। फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपको पता है काम करने वाला को कहते हैं। उसके बाद हेड आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा। जो भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आपने हेड ऐड करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं स्कूल जा चुका था। आई हैड गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका था। आई हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह ही दे हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके थे। बिल्कुल ही आसान है, समझ लें, बच्चों वाला ही है। अब उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? इसकी उर्दू पहचान क्या है? इसमें लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे ना वो आएंगे। इसकी उर्दू पहचान वही है तकरीबन, आप यूँ समझ ले सबकी ना जो परफेक्ट टेंस होते हैं इनकी पहचान चुका, चुकी, लिया, ली, ले होती है। बस इनके एंड पर आपने चेंज करना होता है। जैसे कि प्रेजेंट है तो आपने कर देना है, हूँ और है। जैसे कि उसने काम कर लिया है, वो काम कर चुका है। अब इस तरह पास्ट है तो वो होगा था, थी, थे। उसने काम कर लिया था, वो काम कर चुका था। अब इसी तरह फ्यूचर है तो आ जाएगा गा, गी, गे। उसने काम कर लिया होगा, वो काम कर चुका होगा, ठीक है। अब इसको फार्मूले से समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद विल हैव ऐड करना है इसमें, ठीक है। हैज नहीं आता, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज नहीं आता। उसके बाद थर्ड फॉर्म एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। अब विल हैव कहाँ पर लगाना है और शैल हैव कहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर शैल है। विल और शैल आप दोनों तकरीबन एक ही जगह पर लगा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। वैसे ज्यादातर जो है ना आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विले लगाते हैं। आप सबके साथ भी विले लगा लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। हम स्कूल जा चुके होंगे, वी विल हैव गॉन टू स्कूल। ये जो एल लिखा हुआ है ना इसका मतलब शैल लिया, ठीक है। वी शैल हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके होंगे। ओके, फिर से समझ लें। सब्जेक्ट ऐड करना है, विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? वो स्कूल जा चुका होगा, वो स्कूल जा चुके होंगे। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके होंगे। वी विल हैव गॉन टू स्कूल। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर लास्ट है। आज के इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले सीख रहे हैं। इसकी उर्दू पहचान क्या है? जुमले के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा और इसमें कोई ना कोई डेट आएगी, कोई ना कोई वक़्त आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन होगा जो कि टाइम को शो करेगा। अब इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन। सब सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। अब इसकी एग्जांपल क्या है? वो सुबह से स्कूल जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो हम सुबह से स्कूल जा रहे थे। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है? ही हैड इसके बाद नॉट लगा देना है, हैड के बाद नॉट लगा दे। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरह ही वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है? हैड को स्टार्ट में लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से स्कूल जा रहे थे? इसी तरह ही हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से स्कूल जा रहा था? ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम समझ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा विल या शैल, उसके बाद हैव बीन आएगा। हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
हैव आता है, हैज़ यूज़ नहीं होता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, इसकी पहचान वही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, हम स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वो स्कूल जा रहे होंगे, दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, हैव के बाद नॉट लगा दें, दे विल हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। इंट्रोक्टिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, हैव को स्टार्ट में लिख दें, बाकी सारा सेम वही रहेगा, हैव दे विल बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरॉक्टिव भी बना सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।